स्टूडेंट, हमने 9 क्लास का जो फेडरल बोर्ड का फाइनल असेसमेंट मॉडल पेपर उसको सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया था। इसका जो है क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 तक हमने सेक्शन बी कर लिया। उसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 में क्या है? हाइकिंग ट्रायल राइजेज 500 मीटर ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ ए ट्रायल? एक्सप्रेस द स्लोप इन परसेंटेज। तो ये जो मॉडल पेपर है इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो बच्चे चैनल पे नए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें ताकि आपको कोर्स मुतल्लिक़ नई नई वीडियो जो है मिलती रहे। इसमें जो पार्ट 6 है उसके साथ जो दूसरा पार्ट है और वो है ए डेकागोनल डाई लेबल। उसके डेकागोनल डाई है, डेका मतलब 10 साइडेड डाई है, उसकी हर साइड पर ये नंबर जो है दिए गए हैं। 4 साइड पे 4 है, फिर 5 2 साइड पे 5 है, एक पे 6 है, एक पे 7 है और 2 साइड पर 8 लिखा हुआ है। इज़ रोल्ड वंस, उसको एक दफ़ा जब रोल किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, यानी उसमें से ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। उसके बाद इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, एंड फैक्टर ऑफ 12 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये आसान सा क्वेश्चन है, ये हम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन है, हाइकिंग ट्रायल राइजेज 500 मीटर ओवर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर। यानी इसमें स्लोप होता है किसकी इक्वल है? स्लोप इक्वल होता है राइज, यानी आप जितना हाइट पे जाते हैं वो डिवाइडेड बाय रन, कि जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने फाइंड कवर किया होता है वो। हमारे पास यहाँ जो राइज है वो कितना है? 500 मीटर है, यानी हाइट जो है, हाइट पे जो गए आप 500 मीटर है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन जो आपकी रन है वो है 2 किलोमीटर, गिवन है 2 किलोमीटर। अब यहाँ डिस्टेंस ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। और 1 किलोमीटर में पता है 1000 मीटर होते हैं, तो ये हमारे पास 2000 मीटर आ जाएगा। अब इसमें हमने स्लोप का फार्मूला जैसे पहले लिखा है, स्लोप इज़ इक्वल टू राइज कितनी है 500 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 2000 मीटर। मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, 20 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 4, 5 4 20। तो इसका स्लोप जो है वो बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया, 1/4 आ गया। अब इसकी स्लोप की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो स्लोप परसेंटेज बहुत इजी है, स्लोप परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। तो परसेंटेज किसी फ्रैक्शन की, नंबर की, डेसिमल की परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसको 100% से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये अब 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 1 4 और 4 25 100 होता है, तो इसकी स्लोप परसेंटेज जो है वो 25% हो जाएगा। और ये इजी क्वेश्चन था, इजीली जो हमने इसको सॉल्व कर लिया। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसके साथ जो और है दूसरा पार्ट है वो मैंने पहले बताया था आपको, प्रोबेबिलिटी वाला है। डेकागोनल डाई लेबल्ड, ये डेकागोनल डाई कौन सा है? जिसकी 10 साइड्स होंगी, उसकी हर साइड पर एक 4, एक पे 4, दूसरी पे 4, तीसरी पे 4, चौथी साइड पे 4 लिखा हुआ है और पांचवी साइड पे 5 लिखा हुआ है और उस अगली साइड पे 5 लिखा हुआ है। उसके बाद एक साइड पे 6 लिखा हुआ है, एक पे 7 लिखा हुआ है, एक पे 8 लिखा हुआ है, एक पे 8 लिखा हुआ है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइड्स पूरी होगी। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट के होने के चांस को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसमें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ऑड नंबर, ये टोटल नंबर कितने हो गए इसमें, टोटल इसकी जो साइड्स थी तो वो कितनी है 10 है, टोटल 10 आ गया। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इसमें से जो हम जब उसको रोल करेंगे तो उसमें ऑड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ऑड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें ऑड कितने हैं? 1 2 3, ये 3 ऑड नंबर्स हैं और टोटल नंबर कितने हैं 10। तो ऑड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/10। उसके बाद हमने इसकी में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इवन
इवन नंबर पता है आपको कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 पे डिविजिबल होते हैं एग्जैक्ट। इवन नंबर कौन कौन से? इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है इवन, तो 7/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद फैक्टर ऑफ 12, यानी फैक्टर क्या होता है? वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे उसको फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर ऑफ 12 इसमें से किस किस 4 पे डिवाइड होता है? 4 3 ज़ा 12, यानी ये भी 4, ये भी फैक्टर है 12 का, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 5 भी फैक्टर नहीं है, ये भी फैक्टर नहीं है। 6 के टेबल में आता है, 6 2 ज़ा 12। 7 के टेबल में भी 12 नहीं आता, 8 के टेबल में 12 नहीं आता और 8 के टेबल में 12 नहीं आता। तो 12 किसके कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है? 4 1 2 3 4 और 5 नंबर ऐसे हैं। ये जो नंबर्स हैं ये फैक्टर्स हैं 12 के 5/10। ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12 5/10 आ जाएगी। इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन था इजीली जो है सॉल्व कर लिया। उम्मीद आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गिवन दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है 4 = 4x - 2 and point 1 2, how would you determine the equation of a line that passes through this point? हमने एक और इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट 1 2 से पास हो रही है एंड इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। और दूसरी जो गिवन लाइन है इसके क्या परपेंडिकुलर है। उसके बाद एक्सप्रेस योर आंसर, फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c की फॉर्म में आंसर को रिप्रेजेंट करना है। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमने फाइंड करनी है और ये जो इक्वेशन गिवन है वो 4y = 4x - 2। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो इसके परपेंडिकुलर है। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस इक्वेशन। ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर है। तो अब इसका जो ग्रेडियंट है इसका, अगर इसको हम y = 4x इसको कंपेयर करें y = mx + c से तो इसका हमारे पास ग्रेडियंट, इसका m की वैल्यू 4 निकल आती है। अब जो लाइंस, इसकी m की वैल्यू 4 निकल आती है, जो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं उनके ग्रेडियंट की प्रोडक्ट जो है वो -1 होती है। लाइन जो परपेंडिकुलर होते हैं उनका ग्रेडियंट क्या होता है? -1 के इक्वल होता है। तो इसको मतलब आपके पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है इसके जो गिवन इक्वेशन के ग्रेडियंट को m1 कह दें और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो ग्रेडियंट है उसको आप m2 कह दें। तो m1 और m2 की जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होनी है। अब m1 आपके पास गिवन है 4 है, 4 × m2 = -1। तो m2 आपके पास = हो जाएगा, बोथ साइड को 4 पे डिवाइड करेंगे, -1/4। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन का ग्रेडियंट क्या आ गया? -1/4 आ गया। और हमारे पास जो पॉइंट है जहाँ से वो पास हो रही है, पॉइंट है 1 और 2। अब इसकी फॉर्म क्या होती है? y = mx + c। इसमें ये m और इस जो पॉइंट है इसमें से x की वैल्यू क्या होगी? 1 और y की वैल्यू क्या होगी? 2। ये इसमें पुट करेंगे ताकि हमारे पास y इंटरसेप्ट जो c है, जो y इंटरसेप्ट होता है उसकी वैल्यू आ जाए। अब y की वैल्यू क्या है? 2 है। m की वैल्यू क्या आई? -1/4 आई। और x क्या हमारे पास 1 है प्लस c। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1/4 प्लस c। ये -1/4 इधर आएगा, 2/1 + 1/4 = c। इन दोनों कैल्शियम लेंगे 2/1 + 4 का, तो ये हमारे पास 8 + 1/4 आ जाएगा। तो c हमारे पास आ जाएगा 9/4। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 9/4 आ गई। इस कैल्शियम लिया 2 और 1 का, 1 और 4 कैल्शियम 4 होता है, 1 4 * 4 4, 2 4 * 8, 4 4 1 4, तो 1 1 1, 8 + 1 9/4 इसका c की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी y = mx + c
y इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या हमारे पास -1/4x और c कितना 9/4। अब इन सब का एलसीएम 4 ले लें, सबको 4 से मल्टीप्लाई करें तो y/1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4y हो जाएगा, और -1/4x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -x आ जाएगा, और 9/4 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 9 आ जाएगा। अब उसने कहा कि इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखें, तो सबको बोथ साइड्स को 4 पे इस तरह डिवाइड कर दें, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू -1/4x प्लस 9/4। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि गिवन इक्वेशन के परपेंडिकुलर है और पॉइंट 1 और 2 में से जो है पास हो रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा इस तरह है कि इसमें ये 2 फिगर्स हैं, सिमिलर फिगर्स हैं, ये 2 सिमिलर फिगर्स हैं। इसमें हमने फाइंड आउट करना है, एक तो जो x है अननोन, इसकी में हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x एंड रेशो ऑफ वॉल्यूम v1, इसका वॉल्यूम v1 हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा, v1 एंड v2। ये दोनों सिमिलर शेप्स हैं। सिमिलर शेप की हमें पता है कि जो सिमिलर शेप होती हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल होती हैं। फॉर ऑल सिमिलर शेप्स रेशियो ऑफ corresponding sides are equal। अब ये वाली पॉइंट हम यूज़ करेंगे कि सिमिलर शेप में corresponding sides के रेशियोज क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। corresponding sides क्या मतलब, यानी इसकी अगर इसकी हाइट लेंगे तो इसकी हाइट, इसकी ये वाली लेंथ लेंगे तो इसकी भी ये वाली लेंथ लेंगे, ये corresponding sides होती हैं। यानी 4/, इसमें लिखेंगे 4/2 इक्वल होगा, 4/2 इक्वल होगा, इसकी हाइट ली 4, इसकी हाइट ली, इसकी ये लेंथ ले लें, 4/2 इक्वल होगा x/4 के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, 2x इज इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की 2x इज इक्वल टू 16, 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास x कितना आ गया 8 आ गया, x कितना आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमने इसकी दूसरा इसने क्या कहा है कि इसके वॉल्यूम को रेशियोज फाइंड करो, तो वॉल्यूम को रेशियोज इस तरह फाइंड करेंगे v1/v2, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, v1/v2 इक्वल हो जाएगा, इसको ये h, इसको अगर हाइट का नाम दें h1/h2 होल क्यूब, यानी वॉल्यूम v1/v2 इक्वल हो जाएगा h1/h2 होल क्यूब। v1/v2 इक्वल हो जाएगा h1, अब h1 ये हमारे पास ये जो हाइट है ये h1 हो जाएगी, ये हाइट क्या हो जाएगी h2 हो जाएगी, ये हाइट h2 हो जाएगी, ये हाइट h1 हो जाएगी। h1 हमारे पास कितना है, क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब होती है। वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ तो हाइट की लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, या जब भी जिस तरह वॉल्यूम फाइंड करें उसकी यूनिट क्या होती है क्यूबिक में होती है, इसलिए 4/2 होल क्यूब हो जाएगा। तो v1/v2 इज इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8, तो 8 1 are 8, 8 8 are 64, तो v1/v2 इज इक्वल टू आ गया 8/1, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 रेशो v2 इज इक्वल टू 8/1 है, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह लिख सकते हैं कि v1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ v1 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ v2। तो इस तरह इसको हमने सिंप्लीफाई फॉर्म में जो है लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, हमने HCF फाइंड करना है। हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसका हमने HCF फाइंड करना है। दो पॉलिनोमियल है, फाइंड द HCF ऑफ पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 और 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 माइनस 4, इसका HCF फाइंड करना है। अब इसमें जो ग्रेटर पॉलिनॉमियल है वो ब्रैकेट के अंदर आएगी। इसमें ग्रेटर ये 1x क्यूब है, ये 2x क्यूब है, 2 ग्रेटर होता है, ये विद इन ब्रैकेट आएगी 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। डिवीजन मेथड से हम इसका HCF फाइंड कर रहे हैं। यह आ जाएगा x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। अब x क्यूब को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2x क्यूब बाय 2 से। इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16। अब साइन चेंज करेंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। प्लस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब कट जाएगा, प्लस 7 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x स्क्वायर आएगा, और प्लस 4 और प्लस 8 से प्लस 12 आ जाएगा, और माइनस 4 और प्लस 16 से भी प्लस 12 आ जाएगा। इसमें अब 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4x आ जाएगा और प्लस 4 आ जाएगा। अब इसको हमने बाय रखना है, इसको हमने बाय रखना है, ये यूँ इसको, और ये जो इक्वेशन थी एक्स क्यूब, पॉलिनॉमियल थी एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 को अंदर रखेंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को बाय रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? एक्स क्यूब है एक्स से, तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर आ जाएगा, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2 और माइनस 4 से माइनस 2x स्क्वायर आएगा, माइनस 4 और माइनस 4 से माइनस 8x आएगा, और माइनस 8 आ जाएगा। इसमें अब 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन है, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। अब ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगी, या ऐसी को इस तरह, ये दोनों बराबर ही हैं। अब x यहीं ख़त्म भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर है प्लस 1 से, ये 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, प्लस 4x प्लस 4 आ जाएगा। साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4, तो ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा। इसका HCF जो हमारे पास हमने डिवीजन मेथड से फाइंड कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसका HCF हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एवरेज से रिलेटेड है, आसान सा क्वेश्चन है। इन 50 ओवर क्रिकेट मैच एवरेज रन स्कोर्ड बाय पाकिस्तानी टीम फॉर डिफरेंट सेशन ऑफ द इनिंग इज़ गिवन बिलो। ये 50 ओवर के मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का स्कोर दिया गया है। ऐसा एक्चुअली तो नहीं होता, बस ये बस सवाल में है, ख्वाबों में हो सकता है। पाकिस्तान की जो अभी हालिया परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक तो ये स्कोर बिल्कुल ही ख्वाब लगता है। 1 से 10 ओवर में 12 रन्स पर ओवर है, और 11 to 35 ओवर में 6 रन्स पर ओवर है, और 36 to 50 ओवर में 13 रन्स पर ओवर है। तो ये फाइंड द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द टीम इन द एन इनिंग्स। अब ये टोटल 50 ओवर्स हैं, तो हमने टोटल रन्स फाइंड करने उसके, यानी देखें उसके जो रन्स हैं उनके रन्स जो 1 से रन्स इन ओवर नंबर 1 से लेकर ओवर नंबर 10 तक उनके कितने रन्स हैं। हर ओवर में उन्होंने 12 रन्स किए हैं, तो 1 से लेकर 10 तक 10 ओवर्स बनते हैं, तो 10 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 120 रन्स, यानी फर्स्ट 10 ओवर में उन्होंने 120 रन्स बनाए हैं। उसके बाद रन्स इन जो बाकिया 11 से लेकर 35 तक ओवर्स हैं, ये कितने ओवर बन जाते हैं? 25 ओवर बन जाते हैं, और हर ओवर में उन्होंने कितने रन्स बनाए? पर ओवर मीन ईच ओवर में, हर ओवर में उन्होंने 6 रन्स बनाए, और 11 से लेकर 35 तक 25 ओवर्स बनते हैं। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 150 रन्स आ जाते हैं, 150 रन्स।
और 11 to 35 आवर्स में उन्होंने बनाए हैं। उसके बाद रन्स इन लास्ट 15 आवर्स में, यानी 36 से लेके 50 आवर में 36 से लेके 50 आवर्स तक उन्होंने हर आवर में 13 रन्स बनाए हैं। और ये टोटल आवर्स कितने बन जाते हैं, 15 आवर्स बन जाते हैं। और ये अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 15 3 45, 4 15 1 15 और 4 19, 195 रन्स, यानी हर आवर में उन्होंने 195 रन्स, हर आवर में 13 रन स्कोर किए हैं। और लास्ट जो 15 आवर थे, ईच आवर की 13 रन्स है, तो 15 आवर्स के रन्स हो जाएंगे, 15 मल्टीप्लाई 13 कर दिया तो ये हम पास 195 रन्स आ जाएंगे टोटल। अब टोटल रन्स इन 50 आवर्स, यानी 50 आवर्स में जो टोटल रन्स हैं उन्होंने किए हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इनको ऐड करेंगे, 5 0 + 0 + 5 5, 2 + 5 7, 7 + 9 16, 1 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 465 रन्स जो आज तक पाकिस्तानी टीम ने नहीं किए। अच्छा, अब 465 रन्स हैं, तो अब इसका हमने फाइंड क्या करना है, एवरेज रन स्कोर बाय टीम इन इनिंग्स। एवरेज रन्स, एवरेज रन्स स्कोर बाय पाकिस्तानी टीम, यानी एवरेज स्कोर उनका पर ओवर क्या था, वो होगा टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स। अब इसमें टोटल रन्स कितने हैं, 465 और नंबर ऑफ आवर कितने हैं, 50 हैं। नंबर ऑफ आवर कितने, 50 हैं। ये एवरेज रन्स हो जाएंगे पर आवर पूरी इनिंग्स के। अब इसमें डिवाइड कर लेंगे आप, ये 5 10s और 5 9s 45 और फिर 15 5 3 15। अब 93/10 को आप लिख सकते हैं 9.3 रन्स पर आवर, यानी पूरी इनिंग्स का उनके जो स्कोर है वो 9.3 रन्स पर आवर है। तो इस तरह ये जो एक एवरेज का क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो हमने सॉल्व कर लिया कि पूरी इनिंग्स के, इसमें पहले 10 आवर्स का दिया गया था कि 1 से लेकर 10 आवर में 12 रन्स पर आवर है, 11 से 35 में 6 रन्स पर आवर है। पर का मीन मतलब होता है एक आवर में, 36 to 50 आवर में 13 रन्स पर आवर है। तो हमने टोटल रन्स यानी 1 से 10 आवर्स में उन्होंने 10 को, क्योंकि 10 आवर 12 से मल्टीप्लाई 120 रन स्कोर किए। और 11 से 35 तक 25 आवर्स बनते हैं, उसमें 6 रन्स पर आवर किया है, वो 150 हो गया। और 36 to 50 वो आपका 15 आवर्स बनते हैं और हर ओवर में 13 रन स्कोर किए हैं। 15 13 मल्टीप्लाई 195 आ गया। टोटल रन इन 50 ओवर, इन सबको ऐड किया 465 आ गया। अब उसके बाद एवरेज रन स्कोर बाय पाकिस्तानी टीम, वो अगर टोटल रन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ओवर, टोटल रन 465 थे और ओवर 50 हैं, वो डिवाइड किया तो 9.3 रन्स पर ओवर आ गया। इस तरह ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया हमारा। इसमें है ट्रायंगुलर गार्डन XYZ शोज कॉर्नर x के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 y है 12 0 एंड z के 4 8। ज्योमेट्रिकली फाइंड द लोकस ऑफ द कॉर्नर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x z एंड y z। इसमें हमने लोकस ऑफ द कॉर्नर फाइंड करना है। अब यहाँ लफ्ज़ फाइंड है, फाइंड का मतलब ये है कि लोकस ऑफ द कॉर्नर मतलब ये है कि आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर कंस्ट्रक्ट होता, ड्रा करना होता, तो फिर इसको आप ग्राफ पेपर के ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोऑर्डिनेट ड्रा करते हुए x y एक्सिस ड्रा करते हुए इसको x को y को और z को लेबल करते, और फिर आप जो है इसका जो लोकस ऑफ पॉइंट ये होता है कि उसका आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना होता है। यानी इसको आप जो है x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करते ग्राफ पेपर के ऊपर, x को लेबल करते, y को लेबल करते, यानी इस तरह आपके पास, यानी ये x, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया। अब इसमें जो x पॉइंट है वो है आपके पास -4 यहाँ, वो यहाँ कहीं आता, फर्ज करें यहाँ ये x आ जाता, और y आपका है
12 0 वो यहाँ कहीं इस तरह यहाँ हो जाता, फ़र्ज़ करें लेट्स सपोज, और z आपका है 4 है, x 4 है, y 8 है, x 4 y 8, वो x लेट्स सपोज यहाँ कहीं आ जाता है, ये आपके पास z आ जाता। तो इसको आप ज्वाइन करते हैं, यानी इस तरह z x और z y, और ये इस तरह ट्रायंगल बन जानी थी, इस तरह ट्रायंगल बन जानी थी। अगर ये होता कंस्ट्रक्ट या जो है ड्रा होता, तो फिर हम इसका जो एंगल, यानी उसने क्या कहा है कि एक्स जेड और वाई जेड का लोकस ड्रा करें, तो ये हम इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लेते। इस एंगल को एंगल बाइसेक्टर जो था वो क्या इसका लोकस हो जाता। इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से इससे डिस्टेंस, हमें ये थ्योरम पढ़ा हुआ है कि जो एंगल बाइसेक्टर कोई भी जो पॉइंट होता है उसकी जो आर्म से वो इक्वल डिस्टेंस होता है। लेकिन यहाँ आपने फाइंड करना है, तो फाइंड करना है तो इसका मतलब इस ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इसकी हमने क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जनरल फॉर्म जो इक्वेशन की y माइनस y1 m और x माइनस x2 x1, इससे जो है हम जो है इसकी जनरल फॉर्म फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें पॉइंट्स, तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट z के गिवन है, ग्रेडियंट हमें फाइंड, इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर है इसका हमें ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। इसके हमने अब ग्रेडियंट कैसे फाइंड करेंगे, हम वैसे इसको ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज वैसे हम इसको ड्रा करते हैं बगैर उसके ग्राफ पेपर के। ये x है, ये y है और ये क्या है? z है। अब x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 और -4, और y के हैं 12 0 और z के हैं 4 और 8। अब ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये यानी ये हमने इसका ये जो एंगल बाइसेक्टर है इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये पूरा एंगल हमें चाहिए होगा, ये एंगल पूरा चाहिए होगा। तो फिर अगर हाफ एंगल हो तो फिर हम उसकी एंगल फार्मूला होता है हमारे पास, उसकी वजह से हम जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m1 और m2। अब यहाँ हमने ये एंगल फाइंड करना है, टाइम z फाइंड करना है, और ये इस तरह एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल होता है। तो इसमें हमें ग्रेडियंट चाहिए इसका m z y या y z, ये चाहिए z y, इसका ग्रेडियंट चाहिए, और इसी तरह m ग्रेडियंट चाहिए हमारे पास, ये हमारे पास x है z x, ये हमारे पास यानी m2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा। ये हम फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट पहले फाइंड करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो एंगल z हमारे पास आ जाएगा। अब ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है? ग्रेडियंट m इज इक्वल टू होता है आपके पास y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो यहाँ हमने ग्रेडियंट किसका फाइंड करना है? ग्रेडियंट zy का, zy। तो यहाँ आपके पास y2 क्या हो जाएगा? 0 और y1 क्या है? 8, 0 माइनस 8, और x2 आपके पास 12 है और x1 4 है, 12 माइनस 4। तो ये हमारे पास इसका ग्रेडियंट जो है m z y इज इक्वल टू आ जाएगा -8/8, और ये हमारे पास m z y का जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा -1। इसी तरह हमने अब जो है इसका m z x का भी ग्रेडियंट फाइंड करना है, m z x, वो भी y2 माइनस y1। तो y2 आपके पास क्या है? -4, और y1 आपके पास क्या है? 8 है, -4 माइनस 8, और x2 आपके पास है -4, और x1 है 4, तो -4 हो जाएगा बीच में। तो ये हमारे पास m z x हमारे पास आ जाएगा -12 बाय -8, ये कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3s are 12 और 4 2s are, और 3/2 से ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास दोनों ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिए। अब टाइन थीटा हमारा इस हिसाब से हो जाएगा एम जेड वाई माइनस एम जेड एक्स बाय 1 प्लस एम जेड एक्स और एम जेड वाई। इनकी वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो टाइन थीटा इज इक्वल टू एम जेड वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1 है, और एम जेड एक्स की वैल्यू क्या है, -1.5 है। उसके बाद 1 प्लस एम जेड एक्स हमारे पास कितना है, 1.5, और एम जेड वाई कितना है, -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइन थीटा इज इक्वल टू -2.5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस माइनस 1.5। तो टाइन थीटा हमारे पास आ जाएगा -2.5, और 1 माइनस 1.5 से -0.5 आ जाएगा। यह पॉइंट माइनस माइनस साथ कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 5 1 ज़र 5 5 5 ज़र 25। टाइन थीटा इज इक्वल टू 5, और थीटा इज इक्वल टू टाइन इनवर्स 5। और ये हमारे पास थीटा जो है जब हम लेंगे कैलकुलेटर से 78.7 डिग्री आ जाएगा। थीटा हमारे पास 78.7 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल पूरा जो है ना, ये एंगल आपका 78.7 डिग्री आ गया। अब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो ये इसका एंगल हाफ होगा, ये एंगल हाफ होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने चाह रहे हैं, हम इसका ये जो एंगल बाइसेक्टर है ZA या कोई भी नाम इसको दे दें, इसका ये एंगल तुम्हें पता होगा क्योंकि ये हाफ है, एंगल बाइसेक्टर है, इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है। इसी एंगल फार्मूले से लेट्स सपोज इसके ग्रेडियंट को हम देते हैं, तो ये m हमने फाइंड करना है। एम जेड वाई हमें पता हो, यही फार्मूला, ये फार्मूला हमें एंगल गिवन है ना, यही एंगल वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ये एंगल हमें पता होगा, ये हमें ग्रेडियंट पता है, और ये ग्रेडियंट अननोन है, तो ये ग्रेडियंट हम इसको ये फाइंड आउट कर लेंगे। जब इसका ग्रेडियंट भी आ जाएगा और ये पॉइंट भी पता है, तो फिर हम इसकी जो इक्वेशन जो है हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जिस तरह मैंने आपको बताया है कि यहाँ अब हम इस एंगल को, ये जो एंगल है, ये एंगल हमने फाइंड करना है, यानी ये हमें पता है, ये इस एंगल को यूज़ करते हुए, और ये ग्रेडियंट जेड वाई जो लाइन है, इसका ग्रेडियंट हम फाइंड कर चुके, उसको यूज़ करेंगे, और ये ग्रेडियंट हम फाइंड करेंगे। यानी आपके पास टाइन या Z/2 कह लें, एंगल Z/2, ये इक्वल हो जाएगा M2। M क्या होगा आपके पास, M जेड वाई माइनस M कौन सा आपके पास, M जेड वाई आपके पास ये है, और M इस लाइन का जो एंगल बाइसेक्टर वाली रे है, इसका ग्रेडियंट M है, और डिवाइडेड बाय उसी तरह 1 प्लस M और फिर M जेड वाई। अब टाइन Z हमारे पास आ चुका है, वो है 78.7/2 हो जाएगा, और M Z1 हम पहले निकाल चुके हैं, वो -1 है, और ये -1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M हमने फाइंड आउट करना है, और M Z1 जो है वो हमारे पास -1 है। टाइन 78.7 इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 39.35 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आपके पास -M -1 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 1 -M आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में टाइन 39.35 कितना होता है, ये हमारे पास 0.82 कह सकते हैं इसको, 0.82, और ये हमारे पास क्या है, -M -1 बाय 1 -M। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.82
0.82 को 1 से मल्टीप्लाई 0.82 हो गया, 0.82 को माइनस m से मल्टीप्लाई किया 0.82m हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस m माइनस 1 आ जाएगा। अब जो m वाली वैल्यूज़ है उनको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस 0.82m और प्लस m इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 0.82 हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास ये आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 में से 0.82 माइनस करेंगे, 1 माइनस 0.82 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.18m और ये दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, माइनस 1.82 हो जाएगा। अब बोथ साइड को 0.18 पे डिवाइड कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और m आपके पास आ जाएगा अब माइनस 1.82 को डिवाइड करना है आपने 0.18 पर, डिवाइड किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस 10.11, ये इसका ग्रेडियंट आ गया। अब ये हमारे पास ये हमने इसकी ये जो एंगल बच सकता है इसकी इक्वेशन फाइंड करनी, इसका ग्रेडियंट हमने फाइंड कर लिया और पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम इसकी इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास जो है इस इक्वेशन में पुट करेंगे y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसमें हमारे पास y1 हमारे पास है 8 और ग्रेडियंट हमारे पास है 10.11, x माइनस और x1 हमारे पास है 4। इसको अब ये y माइनस 8 और ये माइनस 10.11x और माइनस माइनस प्लस और ये इसको तकरीबन ये आपका 40.44 हो जाएगा और इसको करें शिफ्ट करें, जो वेरिएबल्स वाले हैं वो आपकी लेफ़्ट साइड पे ले आएँ, ये माइनस 10.11x और प्लस y और ये माइनस 8 राइट साइड पे चला जाएगा 40.44 और प्लस 8, तो ये 10.11 को 10x भी लिख सकते हैं, 10x प्लस और इसको 40 और 8 को 48 भी लिख सकते हैं सर, राउंड ऑफ करते हुए इसको आप 10x प्लस y इज इक्वल टू 48 इसकी जो इक्वेशन बन जाएगी। ये जो एंगल बाय सेक्टर था उसकी हमने इक्वेशन फाइंड कर ली, क्योंकि इसमें लिखा होता फाइंड, ड्रा करना नहीं था, कंस्ट्रक्ट करना नहीं था, हमने इसको उसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी, वो हमने इक्वेशन जो है इस मेथड से फाइंड आउट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से मुतल्लिक़ है। इसमें एक फेयर डाई है, उसको रोल कितनी दफ़ा किया गया 75 टाइम, यानी फेयर डाई उसको रोल किया गया है 75 टाइम्स, 75 टाइम्स को रोल किया गया एंड 5 अपीयर्स अब 20 टाइम्स। जो 5 अपीयर है, 5 उस पर है वो है अपीयर्स 5 वो है 20 टाइम्स, 20 टाइम्स 5 आया है। तो अदर देन अब देखें व्हाट इज़ रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द पेयरिंग एनी नंबर अप एक्सेप्ट 5, तो पेयरिंग अपीयर्स अदर देन 5, यानी अदर देन 5 पेयरिंग जो अदर देन 5 नंबर्स हैं उनकी पेयरिंग कितनी दफ़ा होगी, इसमें 75 में से 20 हम माइनस कर लेंगे, ये जब माइनस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 55 टाइम हो जाएगी, 55 टाइम हो जाएगी। अब हमने इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जो अदर देन 5 पेयरिंग है उनकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, वो कितने हैं 55 हैं और टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी दफ़ा ट्रायल किया गया थ्रो किया गया है 75 टाइम, तो 55/75 और ये 5 पे इसकी कटिंग हो जाती है 11 और 15, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है अदर द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी कह लें आप, जो प्रोबेबिलिटी है उसकी अदर देन 5 की वो 11/15 है। ये इसका ये बहुत आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, 11/15 इसकी फ्रिक्वेंसी आ जाए, इसकी फ्रिक्वेंसी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी।